2.5 करोड़ की 5-5 करोड़ की गाड़ी और ये 15-15 गाड़ियों का काफिला और ये महल मालिए, ये तो देवीलाल की नीतियाँ नहीं थी। वो उनके पिता MLA रहे यहाँ से, फिर उनकी माता रही। कभी किसी की कान मुकान ब्याह शादी भी नहीं आए, किसी को दिखे ही नहीं। और ये 4.5 साल सत्ता में रह गए, राज में हिस्सेदार रह गए, तो भी कुछ नहीं कर पाए। डबवाली के लिए एक काम किया, एक इंडस्ट्री लगाई थी, वो भी खुद की फैक्ट्री। वो बड़ी न्यूज़ थी कि अब फलाने चाणक्य जो हैं उस पार्टी में आ गए, तो मेरे पास ही वो बैठे हुए थे और मैं उनसे चर्चा कर रहा था। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि ये कितना जीम गए, तो बोला कल 5,000 करोड़ जीम गए। जनता को पता है भी इनकी नीति क्या है, माल बटोरो और पार हो जाओ। तो ये माल बटोरने की नीति चौधरी देवीलाल की नीति। नमस्कार, भारत पोस्ट की चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है और मैं हूं सुरेंद्र नैन। और आप मेरे साथ देख सकते हैं इस वक्त आदित्य देवीलाल चौटाला जी है, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। और सिरसा लोकसभा में हम जो है इस वक्त घूम रहे हैं। और सिरसा लोकसभा से बीजेपी के जो उम्मीदवार है डॉक्टर अशोक तंवर, तो पूरा का पूरा जो है एक तरीके से, क्योंकि ये डबवाली विधानसभा क्षेत्र है और डबवाली विधानसभा क्षेत्र के जो कहीं न कहीं जिनकी जिम्मेदारी है वो आदित्य जी की, तो बातचीत करेंगे। चौटाला साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो क्योंकि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्योंकि आपके ऊपर है, आप बीजेपी के पुराने नेता है, और मैं यूँ कहूँ कि देवीलाल परिवार से अगर कोई जिस तरीके से बीजेपी का सदस्य मैं मानूँ तो सबसे पहले आप थे, अगर हम बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि आपके जो ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं रणजीत चौटाला, वो भी हाल में कुछ दिन पहले ज्वाइन किया, लेकिन सदस्य पहले आप थे। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आप पर है। किस तरीके से आपका चुनाव प्रचार चल रहा है? तो ये बहुत मजबूत चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और अभी इस लोकसभा का संयोजक हूँ। हर विधानसभा में बीजेपी अपने पन्ने तक, कार्यकर्ता तक पहुँची है और हर घर तक पहुँचने का हमारा संकल्प है। और निश्चित तौर पे 25 मई से पहले भारतीय जनता पार्टी एक एक व्यक्ति से संपर्क करेगी और इस दफ़ा बहुत बड़ी रिकॉर्ड तोड़ जीत करने का काम करेगी। जहां आप कह रहे हैं कि कहीं न कहीं रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, 400 पार की आपकी तरफ से बात की जाती रही है, लेकिन मैं विकसित पार्टियों की बात करूं, कहीं न कहीं वो कह रहे हैं कि इनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं थे। ऐन वक्त पहले, कुछ घंटे पहले इन्होंने कहीं न कहीं टेलीफोन कर करके बाहर के अन्य पार्टियों से लोगों को बुलाकर ज्वाइन कराया। तो जब इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, इनके पास वो जिताऊ घोड़े ही बीजेपी में नहीं थे, बाहर से लाने पड़े ऐन वक्त, तो ऐसे कैसे 400 पार करेंगे? ये जो आप कह रहे हो, ये बात कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे थे। हाँ, आम तो आदमी नहीं कह रहा जी, मतलब नेता ही कह रहे थे। वो पता है क्यों कह रहे हैं? उनका खुद का आने का दिल कर रहा था, उनको लिया नहीं। अच्छा। इसलिए उन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए। जनता ने नहीं लगाए, ये जो कांग्रेस के लीडर थे जिनका दिल कर रहा था कि हम चलें, तो उनको लिया नहीं। तो अब उन्होंने ये कह दिए तो बाहर से लाए। अच्छा। और वो आ जाते तो फिर राजी थे। अभी जैसे आप साथ साथ अशोक तंवर के साथ जा रहे हैं प्रचार के लिए, और मैं सुन भी रहा था अभी पीछे गांव में एक काफी बड़ी जनसभा आपकी हुई और आपने सीधा सीधा कहा, जहां एक तरफ आपने मोदी सरकार की कहीं की नीतियों के बारे में बताया कि हमने क्या क्या विकास किया, वहीं आपने अपने ही जो भी कुछ दिन पहले जो आपकी सहयोगी पार्टी थी उन पर बड़ा जोर शोर से निशाना साधा। आपने कहा कि बड़ा माल कमा रहे थे, कहीं न कहीं इस तरीके की बात थी, आप लोगों का हाल चाल नहीं जाना। उन्हें आपके तो परिवार के लोग हैं और वो अभी पता क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को, उन्हें सुझाव दिया आप लोगों को, बीजेपी को अपना नाम बदलकर न्यू कांग्रेस रख लेना चाहिए। देखिए, मैं तो मानता हूँ कि चलो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने सुझाव दिया है। मेरा ये कहना है कि वो कहते हैं कि हम तो देवीलाल की नीतियों पे चल रहे हैं। जनता को पता है भी इनकी नीति क्या है, माल बटोरो और पार हो जाओ। तो ये माल बटोरने की नीति चौधरी देवीलाल की नीति। डरते लोग अभी भी उनसे थोड़ा खौफ खाते हैं, बोलते नहीं है उनके मुंह पे कि भाई जो तुम भाषण देते हो ना कि हम चौधरी देवीलाल के अनुयायी हैं, चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलते हैं जी, तो भाई लोगों को पता है कि ये 2.5 करोड़ की 5-5 करोड़ की गाड़ी और ये 15-15 गाड़ियों का काफिला और ये महल मालिए, ये तो देवीलाल की नीतियाँ नहीं थी। इन नीतियों से तो आया नहीं। अगर इनकी नीतियों से आया होता तो मेरे पास भी ये फॉर्च्यूनर, ये लैंड क्रूजर और ये पराठा और ये गाड़ियाँ होती। मैं तो भाई इसमें 8-10 लाख वाली महिंद्रा वाली में फिर रहा हूँ। तो ये उनको कहने की जरूरत नहीं है, जनता को बताने की जरूरत नहीं, जनता को उनकी सारी हकीकत का नहीं। आपके पास क्यों नहीं ये सारी चीजें हैं? क्योंकि चौटाला साहब आप भी उसी परिवार से हैं, क्योंकि आपके दादाजी चौधरी देवीलाल थे, उसी परिवार से वो हैं, सारी की सारी जमीन आपकी पुश्तैनी थी, तो आपने क्यों नहीं खरीदी? उनके पास आखिर कहाँ से आ गई?
उन्होंने राज किया, राज में उन्होंने कौन सा भला किया? भला तो चौर देवलाल ने किया था, जिसके आज भी मैं भी उन्हीं के नाम की खा रहा हूँ। सोचो उस व्यक्ति ने उस दौर में कितना भला किया, कितने सामाजिक काम किए होंगे, जो लोग आज भी उनको अपने दिलों में रखते हैं। और हम जैसे जाते हैं तो हम जैसे उनके सिर पे हाथ रखते हैं। तो इस बात का अंदाज़ा लगना चाहिए। मैं हूँ, मेरे साथ एक मेरा परिवार और है, चौरी प्रताप सिंह जी का जी। हम लोग तो बिल्कुल सिंपल हैं। जितना सौदा हमारे बाप दादाओं से हमें ज़मीन आई, हम उतनी काश्त करते हैं और अपना परिवार पाल लेते हैं। बढ़िया, हर मौका मेरे को मिला है काम करने का, तो मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैं चौर देवलाल जी के कामों से इंस्पायर था, जो चौर देवलाल जी की सोच थी। क्योंकि मैं जब उनके पास हम रहते थे तो हम बच्चे थे, पर लोग आते थे, लोग मिलते थे, तो हमें एहसास होता था कि वो भलाई क्या चीज़ होती है। तो भलाई वो सीखी है और मौका मिला तो कर रही है। लेकिन इससे उल्ट मैं बात करूँ आदित्य जी, अभी कुछ दिन पहले मैं आपके भतीजे दिग्विजय चौटाला से बात कर रहा था। कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि जितना भी डबवाली में हमने विकास कराया है, गठबंधन की सरकार में हमने विकास कराया है। और जब मैंने ये कहा कि वो तो आपके जो चाचा हैं आदित्य चौटाला, वो दावा कर रहे हैं, क्योंकि चेयरमैन भी है, कि मार्केटिंग बोर्ड से जितनी भी सड़कें उन्होंने बनवाई, लेकिन वो कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने एज ए PWD मिनिस्टर डबवाली की सारी सड़कें और सारे के सारे काम उन्होंने कराए हैं। वो तो आपको कमीशन खोर बता रहे हैं। ऐसे है, हमारे कहावत है, बढ़ती बाई बाटिया वो है, कि भाई जिसको नहीं सुहारा तो वो मेरी निंदा करेंगे, मैं उनको अच्छा नहीं लगता हूँ तो स्वाभाविक है मेरे पे वो आरोप लगाएंगे। और कुछ भी कर सकते हैं आरोप, तो अगर वो लगा सकते हैं, अभी बड़े आदमी हैं, लेकिन जो मैंने काम किए वो मैं तथ्यों के साथ बताता हूँ भी ये काम मैंने किए, जिस काम का मैं पैसा लेके आऊँ। किसी और ने काम किया है वो काम का नहीं बताता, जिक्र नहीं करता। उन्होंने जो किए वो जनता दबाली की बताएगी। वो जनता के बीच में कब आए, कितने दौरे किए, कब वो लोगों से मिले, वो जनता तय कर देगी। जिस दिन वो मैदान में आएंगे उस दिन जनता भी तय कर देगी। जी, 2019 के मैं चुनाव में चला जाऊँ, 5 साल पहले चला जाऊँ, तो पहली बार यहाँ से कहीं न कहीं आपके जो उम्मीदवार थी सुनीता दुग्गल, वो 3 लाख प्लस वोटों से जीत कर यहाँ से जीती, यहाँ के लोगों ने सांसद बनाया उनको। लेकिन कहीं कि अभी कुछ दिन पहले रैली थी तो उन्होंने दुखड़ा अपना सुनाया, उनका पूरा का पूरा दर्द छलका। उन्होंने कहा कि किस तरीके से कहीं न कहीं मेरा शोषण किया गया, सारी की सारी बातें उन्होंने बताई। तो क्या ये सुनीता दुग्गल की नाराजगी आपके जो मौजूदा उम्मीदवार उन पर भावी तो नहीं पड़ जाएगी? ऐसा नहीं था, वो तो चलो उन्होंने अपना जिक्र उन्होंने खुद ही कर दिया जिक्र की भाई मेरी फेयरवेल पार्टी है। वो एक मजाकिया लहजे में अपनी बात कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मजबूत है सुनीता दुग्गल, पढ़ी लिखी हैं और अच्छे नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दे के राजनीति में सोच समझ के राजनीति में आई है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अच्छी नौकरी कर रहा और वो राजनीति में आए तो बिना सोचे। तो वो बहुत मजबूत लेडी हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने उनके साथ 5-6 साल बहुत काम किया है। और निश्चित तौर पे चलो पार्टियों का फैसला होता है, प्रत्याशी बदलना होता है या बहुत से प्रत्याशी बदले, ऐसा नहीं है कि एक ही बदले। तो काफ़ी पूरे हिंदुस्तान में पता नहीं कितने प्रत्याशी सैकड़ों बदले होंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब तंवर साहब को मौका मिला है, उससे पहले सुनीता दुग्गल जी थी, उन्होंने भी बहुत काम किया था। जी, वहीं एक सवाल आपकी पूर्व सहयोगी पार्टी पर, जो अभी कुछ दिन पहले आपके साथ जुड़े हुए थे, जिस तरीके से उनके प्रदेश अध्यक्ष ने उनको अलविदा कहा और भी जितने भी पदाधिकारी हैं लगातार जो कहीं न कहीं छोड़कर जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस बौखलाहट को? देखिए, एक छोटी सी बात है भाई, प्रदेश अध्यक्ष जो होता है ना वो बहुत नज़दीक आदमी होता है। क्योंकि अगर सहयोगी पार्टी थी तो निश्चित तौर पे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, धनखड़ साहब उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और अपने हैं निशान सिंह JJP के प्रदेश। जब भी कोई फैसला लेना होता तो 4 लोगों के बीच में लिया जाता होगा फैसला। जी। तो जब 4 लोगों के बीच में फैसला लिया जाता हो पूरे हरियाणा का, तो वो तो एक ऐसी शख्सियत थी जिसको हर चीज़ का पता था और अच्छे और बुरे वक्त का पता था और अच्छे बुरे काम का पता होगा इनका। और वो अब जब हालात गठबंधन टूट गया, अलग अलग रास्ते हो गए, तो सबसे बड़ी बात मेरे लिए खुद एक अचंभे की बात थी। मुझे पता लगा, सोशल मीडिया पे फ्लैश हुआ, तो मैंने ये सोचा ये किसी ने कोई गलत अफवाह टाइप किया। तो मैंने उसको 4 घंटे बाद मेरे को पता लगा कि ऐसा वाक्य हो गया। फिर भी मेरे मन को तसल्ली नहीं हो रही थी। तो मैं इस बात का अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे के चला जाए, आप सोचो कि वहाँ क्या नीति और रीति क्या होती होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चला जाए, मैं क्या बोलूँ उन पे अब।
लेकिन चौटाला साहब उनके तो हौसले फिर भी बुलंद है, लगातार कहने की वो ये कह रहे हैं कि नायब सैनिक को वो मजबूरी का मुख्यमंत्री बता रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका विरोध हो रहा है कि जो विरोध है ना, विरोध है ये वो लोग करवा रहे हैं जो खत्म हुई पार्टियों के एजेंट है, वो विरोध करा रहे हैं इनका। और ये कह रहे हैं बीजेपी से नाराजगी थी इसलिए हमारा विरोध हो रहा है, दूसरे से नाराजगी नहीं बता रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो बलती बाई बाटिया पोड़ने वाली बात है भी। अब उनके पास कुछ नहीं रहा आरोप लगाने के सिवाय। उन्होंने एक दफा भी कोई पॉजिटिव बात की है कि हमने कुछ किया हो? एक चीज वो बता दे ऑन रिकॉर्ड। झूठे काम करने, आरोप लगाने, किसी को टिक्का लगाना, किसी को सुआ लगाना, ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं। अब हरियाणा जान चुका है, तो अब तो उन्होंने कीचड़ फेंकना है। जो उनके पास आ गया सामने, उस पर उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाने और कुछ नहीं। अब वो ये कहते हैं कि हम डवाली, मेरे को एक बात बताओ, वो डिप्टी सीएम रहा है, कभी एक दिन भी किसी डवाली गांव में आए? अब हारने के बाद तो उनको पता है जमीन खिसक की, अब लोगों में जाके पैर पकड़ो और फिर उनके आगे रो ताकि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए इन रिटर्न। भाई अब जनता शानी समझदार हो चुकी है, जो हर रोज, हर दिन, हर वक्त जनता में रहेगा, लोग उसके साथ चलेंगे। अगर वो उनके पिता एमएलए रहे यहाँ से, फिर उनकी माता रही, कभी किसी की कान मुकान ब्याह शादी भी नहीं आए, किसी को दिखे ही नहीं। और ये 4.5 साल सत्ता में रह गए, राज में हिस्सेदार रह गए, तो भी कुछ नहीं कर पाए। डवाली के लिए एक काम किया, एक इंडस्ट्री लगाई थी, वो भी खुद की फैक्ट्री। अच्छा, कोई ऐसा वो भी निजी कोई एक काम वो बता दे जो उन्होंने डवाली में कह दे भी ये हमने किया हो। किसी पे लाल छल लगानी, किसी के काम पे कब्जा करके अपना काम नोट कराना, ये इनके खून में प्रवृत्ति है। कब्जाधारी लोग हैं तो कब्जा करते हैं हर एक पे। और जनता जो है इस इलाके की बोली पाली है, थोड़ी शर्मान ली, वो शंका करती है कि इतने बड़े परिवार पे हम क्या बोले, तो वो लोग चुप रहते हैं, बोलते नहीं। उनकी चुप्पी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और अब जागरूकता आ गई, अब नौजवान सवाल पूछते हैं, बहकावे में नहीं आते। और फिर इनको मौका दे के उन्होंने देख लिया जी, इनको मौका दे के देख लिया, अब लोग आगे मौका नहीं देंगे। तो वहीं आदित्य जी, अगर हम बात करें, एक 75 हार्ड चैलेंज आपने कहीं ना कहीं शुरू कर रखा है। आमतौर पर हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं जो बड़े बड़े स्टार हैं, आर्टिस्ट हैं या प्लेयर्स हैं, वो तमाम लोग तो करते हैं जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है। लेकिन आदित्य चौटाला जो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि मैं गांव का हूँ, देहात का हूँ, लोगों को कहने की उस तरीके से बीच में रहता हूँ, तो 75 हार्ड चैलेंज वाला क्या सिस्टम है? देखिए, आप ये इंस्टाग्राम पे बहुत पॉपुलर है, सोशल मीडिया का ज़माना है, नई पीढ़ी देखती है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि राजनीतिक तौर पे जो मैंने इस इलाके में काम किए हैं, इस एक एरिया का प्रतिनिधि होने के नाते, पहले मैं ज़िला परिषद मेंबर था, फिर मैंने चुनाव लड़ा, मैं हार गया, पर मेरे जो संघर्ष और मेरा जो एफर्ट्स इस इलाके की डेवलपमेंट में है, हर रोज़ एक नए गांव का लेखा जोखा मैं लोगों के सामने रखता हूं। और मैं इसलिए रख रहा हूं कि लोग वोट देते हैं नेता को, इन रिटर्न वो उम्मीद करते हैं कि ये हमारे कुछ काम करेगा, क्या काम करेगा। तो मेरा ये सुझाव था कि हर नेता को उसने क्या काम किए हैं, किस गांव में क्या काम किया, किस तारीख को किया और क्या किस अमाउंट का किया, वो अपना लेखा जोखा भी रखे, दे लोगों तक। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने एक पहल शुरू की ताकि आम व्यक्ति तक हमारे किए हुए कार्य पहुंच सके। और मुझे इसका बहुत बढ़िया रिस्पांस आ रहा है कि बहुत दूर से लोग मिलते हैं, मुझे कहते हैं कि जी आपने ये चला है, बहुत अच्छी चीज़ है कि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक पॉलिटिकल आदमी अपना लेखा जोखा रख रहा है। अदरवाइज पॉलिटिकल लोग आते हैं, गांव में हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद नहीं देखते। तो वो लोगों से मौका लेके और मौका प्रस्त हो जाते हैं। मेरे को जनता ने अभी मौका नहीं दिया, लेकिन जो मेरे एफर्ट्स थे, जो सारा हिसाब किताब आप दे रहे हो। मैं अभी कुछ दिन पहले एक रैली में चला गया और उस रैली में एक बहुत बड़ी शख्सियत किसी पार्टी के किसी बड़े नेता ने ज्वाइन किया, बीजेपी को। तो वो बड़ी न्यूज़ थी कि अब फलाने चाणक्य जो हैं उस पार्टी में आ गए। तो मेरे पास ही वो बैठे हुए थे और मैं उनसे चर्चा कर रहा था। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि ये कितना जीम गए, तो बोला कल 5,000 करोड़ जीम गए। अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की अगर सोच इन नेताओं की रहेगी तो हम जनता उनसे क्या उम्मीद करेगी। तो ये जैसा आदित्य जी बता रहे हैं, उस चाणक्य का भी आप सब लोग नाम जानते हो और किस बड़े चेहरे ने ज्वाइन किया है उनको भी आप जानते हो, और उनका कितना बड़ा कहीं ना कहीं सिस्टम रहा है गठबंधन को चलवाने में, गठबंधन को बनवाने में। तो आप सब लोग जो हैं आप उनके बारे में जानते हो, और अमाउंट वो सारी की सारी इन्होंने खुद बताई जी।
वैसा एक चीज़ है कि आम जनता जो है वो क्या उम्मीद करती है कि क्या चौधरी देवलाल परिवार के लोगों को क्या काम करने चाहिए जनता की भलाई के। चौधरी देवलाल तो ऐसे फ़कीर आदमी थे कि जिनकी जेब में कभी उन्होंने पैसा रखा ही नहीं और पैसे से कभी प्रेम भी नहीं किया। कोई व्यक्ति आया तो उन्होंने मोड़ा नहीं उसको। मैं तो उनकी जो बातें बताऊँगा तो पता नहीं कितना वक्त निकल जाएगा आपका, पर वो तो एक देवता पुरुष आदमी थे। जी बिल्कुल, शुक्रिया आदित्य चौटाला जी। तो ये थे मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य चौटाला, और बड़े बेबाक ढंग से ये अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। और जिस तरीके से, क्योंकि जेजेपी की हमने बात की, बीजेपी कांग्रेस सारी की सारी बात की, और डबवाली की खास तौर पर, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, क्योंकि ये सिरसा लोकसभा के संयोजक भी है, सारा का सारा दारोमदार इनके ऊपर है, सारी जिम्मेदारी इन पर है कि जो इनके उम्मीदवार हैं अशोक तौर, आखिर कैसे उनको सांसद बनाकर दिल्ली संसद तक भेजा जाए। तो लगातार ये अशोक तौर के साथ घूम रहे हैं। और बड़ी बात इन्होंने बताई, क्योंकि चौटाला गाँव और देवीलाल परिवार सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार। अगर हम चौटाला गाँव की बात करें तो चौटाला गांव जो पैतृक गांव है उसकी विधानसभा लगती है मंडी डबवाली, और डबवाली से जैसे उन्होंने बताया अजय सिंह चौटाला यहाँ से विधायक रहे, उसके बाद उनकी पत्नी जो है नैना चौटाला कहीं न कहीं विधायक रही। लेकिन जैसे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों को डराया, लोगों को दबाया, और पहले डर के मारे लोग कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें करते थे। लेकिन अब जैसा आदित्य जी ने खुद बताया कि जनता अब जागरूक हो चुकी है, और जो 4.5 साल, 5.25 साल का जो कार्यकाल गठबंधन के साथ उनका कहीं न कहीं रहा, और सत्ता में जिस तरीके से रहे, बहुत सारा मौका उनके पास था, वो डबवाली में जो है काम करवा सकते थे, जैसा इनके द्वारा कि उन्होंने कोई भी काम नहीं करवाया, सिवाय बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने के और अपने जो है ऐशो आराम की अगर हम बात करें, अपने शौक पूरे करने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं करवाया, ऐसा आदित्य चौटाला जी का कहना है। और आपको क्या लगता है कि सिरसा लोकसभा की अगर हम बात करें तो आखिर किसको आप यहाँ ज़्यादा मजबूत मानते हो? क्योंकि अगले कुछ दिनों में अन्य जो उम्मीदवार हैं वही मैदान में आ जाएंगे अन्य पार्टियों से, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी द्वारा 400 पार के नारे की बात की जा रही है और सिरसा लोकसभा से अशोक तंवर के जीतने की कहीं न कहीं गारंटी यहाँ दी जा रही है, आप सब दर्शक हो, आप सब मतदाता हो, मंडी डबवाली को लेकर और सिरसा लोकसभा को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो भारत पोस्ट की चुनावी यात्रा जारी रहेगी, अगली बार किसी और शिक्षक से आपकी कराएंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।